नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। जी हाँ, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की दिखेगी झलक, खेल जगत में क्या कुछ है हिट और कैसी रहेगी आपकी सेहत फिट। साथ ही साथ करेंगे टिकटॉक भी और नजर डालेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों पर, यानी कि वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद ही खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ नया सवेरा में। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ को 18% किया। ये दर अन्य बड़े निर्यातक देशों की तुलना में कम। पीएम मोदी ने इसे बताया दोनों देशों के बीच लाभकारी सहयोग के अपार अवसरों का द्वार। भारत अमेरिकी रिश्तों में आए सकारात्मक बदलाव का सभी ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने बताया इसे ऐतिहासिक कदम। संसद के दोनों सदनों में जारी रहेगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। विभिन्न सांसद होंगे चर्चा में शामिल। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच नई त्रिपक्षीय वार्ता 4-5 फरवरी को अबुधाबी में। रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकने के लिए होने वाली इस वार्ता से पहले रूस ने कीव में किया मिसाइल से हमला। और महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच होगा एलिमिनेटर मुकाबला। दिल्ली की नजरें लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने पर। विजेता टीम का सामना फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। और आइए सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील हो गई है। दोनों देशों के रिश्तों में ये एक अहम सकारात्मक मोड़ है। इस डील के तहत भारत पर लागू टैक्स यानी कि टैरिफ दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर लेकर चर्चा भी हुई है। इनमें व्यापार समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी। भारत पर टैरिफ घटा तो अमेरिका ने घटाया ये टैरिफ। अमेरिकी टैरिफ 25% से गिर के अब 18% हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का आभार जताया है। तो भारत पर टैरिफ घटा है। 1.4 अरब भारतीयों यानी कि 140 करोड़ जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि दोनों लोकतंत्रों के बीच सहयोग के ये नए अवसर निश्चित तौर पर बनेंगे। आर्थिक रिश्तों को नई दिशा इससे मिलेगी। अमेरिकी टैरिफ 25% से घटकर 18% कर दिया गया है। रेसिप्रोकल
टैरिफ को लेकर के जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच हम देख रहे थे कि किस तरह के संबंध बन रहे थे, और उसके बाद अब ये टैक्स यानी कि ये टैरिफ घटा है और इसे 18% कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन पर भी बातचीत की। और वही इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया है। ट्रंप ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और आपसी मित्रता के तहत भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा, जबकि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को 0 तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ट्रंप ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना उनके लिए एक सम्मान की बात है। यहां पर आगे खबरों में बात करें तो अब प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की तुलना में भारत पर सबसे कम टैरिफ लगा है। भारत 18%, इंडोनेशिया 19%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20% और चीन पर 34% टैरिफ है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% किए जाने का विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय बताया। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके संबंध में कहा कि इस डील से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, ग्रोथ बढ़ेगी और दोनों इकोनॉमी में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि घटता टैरिफ व्यापार और विकास को गति देगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस डील का स्वागत किया। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि भारत में निर्मित उत्पादों के लिए टैरिफ 25% घटकर 18% किया गया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण विकास से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के नागरिकों को इस फैसले से लाभ भी होगा। तो टैरिफ में कटौती पर वित्त मंत्री ने भी खुशी यहां पर जताई है। तो यहाँ पर भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूती मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कदम सामने आया है जब अमेरिका ने टैरिफ घटाया है। 18% इस वक्त टैरिफ भारत पर है, जो कि प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। अगर हम बात करें वियतनाम की, बात करें चीन की या बाकी देशों की, तो उस लिहाज से सबसे कम टैरिफ इस वक्त भारत पर है और इस पर काफ़ी खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की। अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही नया सवेरा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे खास मेहमान का। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है नया सवेरा में। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही कि सीधे 18% यहाँ पर टैरिफ लगा है, एक बड़ी कटौती यहाँ पर टैरिफ में हुई है। कल से लेकर अब तक काफी इसको लेकर सुर्खियां बन रही हैं, काफी लोगों ने इस पर काफी खुशी जताई है। किस तरह से देख रहे हैं एक बार फिर भारत और अमेरिकी रिश्तों में जिस तरह की मजबूती साफ देखने को मिल रही है, वो क्या कुछ संदेश देती है? दोनों ही शीर्ष नेतृत्व ने आपस में फोन पर भी बातचीत की। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। पिछले 25 सालों से हम देख रहे हैं भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पिछले 1 साल में इसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट आ गई थी, थोड़ी तल्खियत आ गई थी, क्योंकि पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर 2 बारी 25% के जो टैरिफ हैं वो लगा दिए थे। 25% जिसे कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ, और 25% क्योंकि उन्होंने कहा भारत रूस से तेल खरीदता है और उससे रूस को साहस मिलता है यूक्रेन में अपने युद्ध को आगे ले जाने के लिए। परंतु ये बड़ी अच्छी बात है जो ये अब 6-7 महीने के बाद, इसका बहुत देर से प्रतीक्षा हो रही थी, जो कब हमारी ट्रेड डील है, बायलैटरल ट्रेड डील, उसको हम पूरा कर पाएंगे। और कल जो बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से, उसके बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है। और अब हालांकि दोनों शीर्ष नेताओं के वक्तव्यों में ये कहा गया है जो 25% से 18%, मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कम हो गया है। परंतु उनके जो अमेरिका के जो यहाँ पर राजदूत हैं, उन्होंने कल रात को ये ऐलान किया जो 25% जो एडिशनल टैरिफ था, जो रूसी तेल खरीदने पर था, उसको भी हटा दिया गया है। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये 50% जो पहले लगा दिया गया था अगस्त में, वो 50% से अब नीचे आकर 18% हो गया है। तो मैं समझता हूं जो करीब 40-45 बिलियन डॉलर के हमारे जो निर्यात थे अमेरिका में जाते हुए, चाहे टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, ऐसी जो चीजें हैं, और जेम्स एंड ज्वेलरी हो, श्रिम्प्स हो, मरीन प्रोडक्ट्स हो, उन सभी को काफी नुकसान पहुंच रहा था। जब ये एडिशनल टैरिफ 50% लगाया था, उनको बहुत राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस तरह को देखिए, अगर अमेरिका ने जिस तरह से 18% टैरिफ लगाने की बात की है, घटाया गया है टैरिफ, तो क्या इसे एक भारत की कूटनीतिक लिहाज से और दूसरी तरफ एक भारत के निर्यातकों के हित में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख सकते हैं? देखिए निश्चित तौर पे ये है, भारत ने बहुत ही सदी हुई डिप्लोमेसी की है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तब से उनका लगातार एक तरीके से कहें कि सभी देशों के मामले में एक प्रोवोकेटिव बयान लगातार आता रहा। कुछ न कुछ तरह तरह के बयान आते रहे, कभी डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ टैरिफ किंग है, इस तरह के बयान आते रहे। लेकिन भारत से डिप्लोमेसी के लिहाज से हम लोग लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में थे और लगातार पूछ रहे थे कि इस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं और भारत की तरफ से कुछ उस तरीके का नहीं आ रहा है। तो कहना यह था कि देखिए, हमको बयानबाजी में नहीं फंसना है, भारत के लोगों का हित जरूरी है, भारत के लोगों का हित कैसे सधेगा यह बातचीत से तय होगा, यह इस तरीके से हवा करके नहीं तय होगा। तो जो लगातार इस बारे में जो हमें सूचनाएं मिल रही थी कि भारत व्यापार के मसले पे लगातार अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके संपर्क में था, कई स्तरों पे बातचीत चल रही थी, और हर स्तर पे बातचीत जो थी वो पॉइंट वाइज हो रही थी कि इस पे इतना होना है, इस पे इतना होना है। इस तरीके से बात जब होती है तब उसमें बहुत ज्यादा बयानबाजी की गुंजाइश नहीं होती है। और हम लगातार ये देख रहे थे कि भारत बहुत ही संयत तरीके से अमेरिका की जो पूरी डिप्लोमेसी है, अमेरिका की जो पूरी एक तरीके से कहे कि ऑफेंसिव डिप्लोमेसी है, जो ट्रूथ सोशल के माध्यम से चल रही थी, ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से चल रही थी, उसका जवाब बहुत ही संयत तरीके से दिया जा रहा था। और देखिए, जब संकेत हमको यह मिलने लगे, जब मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पैक्स सिलिका में शामिल होने का आमंत्रण दिया, तब लगा कि चीजें अब निश्चित तौर पे सकारात्मक दिशा में बदलने लगी है। और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां जा रहे थे तो हमने पूछा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि निश्चित तौर पे एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन हमें फिर भी ध्यान देना है कि वहां क्या तय होता है, इसके बाद ही हम कुछ आगे की कुछ बातें करेंगे।
तो मुझे लगता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के वहां जाने के बाद जो वहां मार्को रूबियो और अन्य नेताओं से बातचीत हुई, उसका ये नतीजा हुआ कि जो फाइन प्रिंट्स थे इस ट्रेड डील के, उन फाइन प्रिंट्स पे सहमति बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर अपनी सहमति दी और उसके बाद आप देखिए कल शाम में लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पे एक के बाद एक पोस्ट आने शुरू हुए। सबसे पहला पोस्ट उनका आने लगा, सबसे पहला पोस्ट आया कि भारत और चीन को उन्होंने इनवाइट किया कि वेनेजुएला से ऑयल निकाले, तेल निकाले। उसके बाद उनका एक पोस्ट आया जो एक भारत की एक पत्रिका का फ्रंट पेज पे छपी हुई फोटो तस्वीर दिखाई उन्होंने, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी तस्वीर थी। उसके बाद एक इंडिया गेट की फोटो उन्होंने जारी की अपने ट्रूथ सोशल पे। तो एक तरीके से कहें कि पूरी दुनिया की निगाहें उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर ली कि अब आगे क्या आने वाला है। और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी राजदूत जो यहाँ है भारत में, उनका एक एक्स सोशल मीडिया पे बयान आया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो है वो 18% पर आ जाएगा, आगे आप देखते रहिए। उसके बाद ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप का एक थोड़ा सा काफी विस्तार पे एक बयान आया और उसके बाद चीजें साफ होनी शुरू हो गई। फिर भी हम लोग भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसकी पुष्टि की तो निश्चित तौर पे ये साबित हो गया कि जो बहुत ही सादे तरीके से भारत जो अपनी डिप्लोमेसी चला रहा था, उस डिप्लोमेसी की एक विजय हुई है और एक नमूना हुआ है कि किस तरीके से ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब एक देश पूरी तरह से ऑफेंसिव डिप्लोमेसी कर रहा है, कैसे भारत जो है वो एक कह सकते हैं जिसको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी करके कैसे जंग को जीता जाता है। तो इस व्यापारिक जंग को भारत ने कैसे जीता, यह एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है भारत की इस डिप्लोमेसी का। और कह सकते हैं कि जब रात में ये सारी चीजें आ गई तो सबके लिए न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक सकारात्मक संदेश गया कि डिप्लोमेसी जीत सकती है और निश्चित तौर पे एक डिप्लोमेसी की विजय हुई है जो हमने देखा है। बिल्कुल। अशोक जी, यहाँ पर जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आते रहते हैं वो सुर्खियां बनाते हैं, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे, लेकिन किस तरह से देखते हैं, उन्होंने कल अपने संदेश में भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना सम्मान की बात है और वो लगातार कई समय से जब भी वो ट्वीट करते हैं या कोई बयान देते हैं तो मेरे दोस्त मोदी प्रधानमंत्री को लेकर वो काफ़ी इस तरह से बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि जो व्यक्तिगत दोनों के बीच केमिस्ट्री है, लगातार बातचीत होती रहती है, उसका भी एक बहुत ही सकारात्मक असर देखने को मिला है इस वक्त? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो वहाँ पर कितना हमारे विरुद्ध अमेरिका से उनके जो बहुत सारे एडवाइजर्स थे, चाहे वो कॉमर्स सेक्रेटरी हो हार्वर्ड लुटनिक हो या उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर चीफ पीटर नवारो रहे हों या ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट रहे हों, उन्होंने किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया भारत के लिए, परंतु भारत ने उसका उसी भाषा में जवाब नहीं दिया। भारत ने बहुत संयम रखा, भारत ने बहुत ही रिस्ट्रेंट से, सोबर तरीके से इनको जो अपना हमारा गंतव्य था उसके ऊपर हम फोकस रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमें अच्छी डील निकालनी है, और अगर हम ये तू मैं में आ जाएंगे, उनके जवाब का देंगे, तो हमारे जो दोनों देशों के संबंध हैं वो और नीचे निकलते जाएंगे। तो हमने ना अमेरिका के बारे में ना ट्रंप के बारे में कुछ ऐसे अपशब्द का हमने प्रयोग नहीं किया जैसे कि उनकी तरफ से हो रहे थे। तो बहुत ही संयम बरता और मेरे विचार से उसका फायदा हमको अभी देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूं जो पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसका अब कायल हो गया है। जो अगर अमेरिका की जैसी अग्रेसिव उनकी जो पॉलिसीज हैं, जिसे वो कहते हैं हार्ड बॉल, दैट ही वाज प्लेइंग हार्ड बॉल, जो हमारे ऊपर प्रहार करके, कोअर्शन बना के, वो सभी कुछ करके, दबाव बना के वो अपना रास्ता ठीक करना चाहते थे, उससे उनको फायदा नहीं हुआ और सभी देशों से फायदा हुआ जिन जिन के ऊपर उन्होंने, और अपने सहयोगी देश जो उनके एलाइज थे, केवल पार्टनर्स नहीं थे, जो उनके ट्रीटी एलाइज थे, जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ, मेक्सिको हुआ, कनाडा हुआ, जापान हुआ, सभी देशों के ऊपर जब उन्होंने दबाव डाला तो वो सभी देश घुटनों पर आ गए। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने उनके बहुत संयम से उनके साथ बातचीत करते रहे और ऐसा उन्होंने कहा जो हम ऐसी डील चाहते हैं, ऐसा निष्कर्ष चाहते हैं जो दोनों देशों के फायदे के लिए हो, केवल एक देश के फायदे के लिए ना हो। और यही हमको अब देखना पड़ेगा। हालांकि
राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है जो भारत $500 बिलियन वहां से खरीदेगा, तो वो मैं नहीं मानता जो वो हो पाएगा, क्योंकि देखिए भारत का पूरा आयात जो है एक साल का वो करीब $700 बिलियन है। उसमें करीब हम $200-250 बिलियन तो तेल खरीदते हैं। तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता जो एक साल का जो भी है हम आयात वो सभी अमेरिका से। तो ये वाले सब थोड़े टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये भी आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। भारत की तरफ से क्या इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया आती है या कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसका हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु मैं ये कहूँगा जो ये जिस प्रकार से क्रम चला है पूरे एक साल में, पिछले साल आपको याद होगा 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी गए थे वॉशिंगटन डीसी में, और तब ये बातचीत हुई थी जो हमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, और बड़ी अच्छी तरीके से चली करीब जून जुलाई तक। और उसके बाद ये थोड़े संबंध थोड़े इसमें थोड़ी दरार पड़ गई, परंतु अब फिर से मेरे विचार से हम ऊंचाइयों की तरफ देखेंगे और अपने और क्षेत्रों में जो संबंध हैं वो अच्छे चल रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में हमने 10 साल के लिए अपने जो संधि है उसको आगे बढ़ा दिया है, हमारी एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, बहुत और चीजें हो रही हैं, वो अपने क्रम से चल रही हैं। परंतु इससे दोनों देशों में और नया विश्वास आएगा, जो हम नए जो क्षेत्र हैं उन पर भी काम कर पाएंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब का बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन करना है, क्रिटिकल मिनरल्स में हम बहुत सहयोग बढ़ाना है, और मेरे विचार से इस रास्ते पर हम अग्रसर होंगे। बिल्कुल अशोक जी, देखिए कुछ दिन पहले ईयू के साथ एफटीए भारत का हुआ, उसके बाद में भारत का बजट भी आया, और अब अमेरिकी टैरिफ का 18% होना क्या भारत के निर्यातकों के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए इसे एक बूस्टर डोज के रूप में हम देख सकते हैं? जी, मैं तो कहूंगा ये सुपर बूस्टर डोज है, क्योंकि पहले तो ईयू इंडिया का जो था दो सबसे बड़े डेमोक्रेसीज हैं, दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन दोनों में करीब $30 ट्रिलियन दोनों की अगर अर्थव्यवस्था को मिलाया जाए, और अगर इनको देखा जाए 2 बिलियन इनकी आबादी है, मतलब 25% आबादी है और 33% ट्रेड है, विश्व का जो व्यापार है उसमें 33। तो मैं कहूँगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम था। हम करीब 18-19 साल से उसमें नेगोशिएट कर रहे थे। 2007 से मैं वहाँ पर था बेल्जियम में, ब्रसल्स में, जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये अब 19 साल के बाद ये अपने तोड़ पर पहुंचा है, और इससे एक बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है पूरे विश्व में, और भारत के जो हमारे निर्यात करते हैं, अपना एक्सपोर्ट करते हैं, और मेरे विचार से इसका जरूर प्रभाव पड़ा होगा राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि वो देख रहे होंगे जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत, ये उनके हाथ से निकलती जा रही है। तो ये उन्होंने इसीलिए उसको बनाया होगा, जो हमें भी भारत के साथ जल्दी करना है। और ये ट्रेड डील देखिए, ट्रेड डील पिछले साल जुलाई के शुरू में तब से राष्ट्रपति ट्रंप के मेज पर रखी हुई है उनके दस्तखत के लिए। वो दस्तखत नहीं कर रहे थे किसी कारण से, जिसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं इसी के ऊपर जो कैसे ये ट्रेड डील हुई है। परंतु कुछ कारणों से वो नहीं कर रहे थे, परंतु उनको भी समझ आ गया जो भारत इससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं देने वाला है। तो अगर आपने ट्रेड डील करनी है, और देखिए भारत ने पिछले 8-9 महीने में, चाहे वो यूके से हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से हो, एफ्टा से हो, इतने देशों के साथ विन विन सिचुएशन हमने पाई है। तो फिर अमेरिका के साथ भी करना ये दोनों देशों के हित में है, और मैं समझता हूं जो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है अपने भारत के सिटीजन्स के लिए, 140 करोड़ सिटीजन्स, और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए स्पेशली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यकीनन एक बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खी है कैसे भारत और अमेरिका के संबंधों में और मजबूती आई है। एक रीसेट बटन यहाँ पर लगा है दोनों के रिश्तों में, और ये जो प्रगाढ़ता है निश्चित तौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे इसी टैरिफ पर। ओ हरी भैया, अरे वाह,
खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा। मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और इस वक्त खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां से सुनवाई के दिन कोयला घोटाले के एक और मामले में ईडी की बड़ी छापेमारी यहां पर हुई है। कोलकाता, आसनसोल, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। ये पूरा मामला है कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ, जहां पर लगातार इस वक्त ईडी अपनी बड़ी कार्रवाई कर रही है। और इसके अलावा रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा का इंतजार खत्म होने को है। विद्यार्थियों में इसे लेकर बहुत उत्साह नजर आ रहा है और अब छात्रों के साथ 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आता, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिर्च चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाए, आ रहा है और आइए वापस लौटते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दिन कोयला घोटाले में एक और बड़े मामले में ईडी की बड़े छापेमारी हुई है। कोलकाता, आसनसोल, दिल्ली, पांडेश्वर और दुर्गापुर समेत 9 जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है। ईडी ने 76 अधिकारियों की टीम के साथ इन 9 स्थानों पर छापेमारी की है और कई हजार करोड़ रुपए की लेन देन की जानकारी के आधार पर ये पूरा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर ईडी अपना तलाशी अभियान चला रही है। कोलकाता, दिल्ली सहित 9 ऐसे ठिकाने जहां पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 76 अधिकारियों की टीम की तैनाती की गई है, जो ये टीम पूरी कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। हजारों करोड़ के लेन देन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ईडी ने प्रवीर दत्ता,
किरण खान, शेख अख्तर, मनोरंजन मंडल और अमित अग्रवाल समेत कई लोगों के ठिकानों पर ये छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ईडी छापेमारी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली समेत 9 स्थानों पर यह ऑपरेशन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो ईडी की छापेमारी, जहां 9 शहरों में ईडी एक साथ तलाशी अभियान चला रही है। कोलकाता, दिल्ली समेत 9 ऐसे जगह, ऐसे ठिकाने जहां पर पूरा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो हजारों करोड़ की लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर ईडी काफी आक्रामक नजर आ रही है। 76 अधिकारियों की एक बड़ी टीम यहां पर बनाई गई है, जो ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अलग अलग शहरों में कहां से यह अवैध जो लेन देन होता था उसकी कमर तोड़ने का एक बड़ा यहां पर पूरा दायरा बढ़ाते हुए ईडी का। और कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले जानकारी, इस पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है ईडी की इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जया जी, देखिए, देर रात को ईडी की जो टीम, ईडी की काफी सारी टीम कोलकाता के ईडी की जो कार्यालय है वहां से रवाना हो चुकी है और अब तक सुबह होते ही छापेमारी का काम शुरू हो गया है। जैसा कि आपने कहा कि दुर्गापुर, असनसोल, पांडवेश्वर, जामुरिया, कोलकाता, यहाँ तक दिल्ली तक, यहाँ पे 9 जगह पे, कुल मिलाकर 9 जगह पे ये तलाशी छापेमारी का काम चल रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, जिस 2742 करोड़ का एक मामला था, 2020 साल का एक मामला था, उसके तहत आईपैक के ऑफिस में ईडी का टीम पहुंची थी 8 जनवरी। उस मामले के बाद जो घटना घटी उसके ऊपर आज सुनवाई है। और ये अलग से एक मामला 2025 साल को हुआ था। कहीं ना कहीं ईडी सूत्र के मार्फत हमें जो पता चल रहा है, इसकी भी कड़ी पहली बारी जो मामले हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ी है। और इसी के चलते इन सारे नामों का नाम जो नाम प्रवीण दत्ता, जो सेप्को दुर्गापुर सेप्को टाउनशिप में जिनके वहाँ छापेमारी का काम चल रहा है, पांडवेश्वर में वहाँ पे एक बंदा है, और आसनसोल उसमें भी काफी सारे लोग हैं। अमित अग्रवाल नाम का आदमी है, उनके घर में जो छापेमारी चल रहा है, इन सारे व्यक्तियों के नाम इसलिए सामने उभर कर आया है क्योंकि माना जा रहा है कि कई हजार करोड़, करीब 3000 करोड़ के करीब भी हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। अभी तक पूरा अंदाजा लगाया नहीं गया कि पूरा कितना है, लेकिन कई हजार करोड़ का मामला है, ये ईडी सूत्र के मार्फत पता चल रहा है। और इसी के जांच के तहत हवाला चैनल से कैसे कैसे ये पैसा कहां पे गया, कौन कौन इसके साथ युक्त है, कौन कौन इन्फ्लुएंसर पीपल इसके साथ इस पूरे मामले में है। पहले वाले मामले में जैसे जैसे नाम आए थे वैसे वैसे कुछ प्रभावशाली जो व्यक्ति है वो यहाँ पे है या नहीं, उसके बारे में ये, हालांकि ईडी अधिकारियों का कहना है कि इसमें भी वेस्ट बंगाल के काफी सारे प्रभावशाली व्यक्ति के नाम आगे चलकर उभर आ सकते हैं। और इसी के चलते जो लिंकमैन है, जैसे हमने देखा था कि 2020 साल के मामले से जितेंद्र मोहता, उनसे और एक कड़ी, उस पर गोवा के जो बिजनेसमैन थे उनके एक कड़ी, ऐसे कड़ी जुड़ते जुड़ते आईपैक तक पहुंची थी। उसी तरह ये प्रवीण दत्ता, ये मनोरंजन मंडल, ये अमित अग्रवाल, इन सारे व्यक्तियों को छापेमारी करके ईडी का कहना है कि वो भी आगे चलकर कई बड़ी हस्ती तक पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कोयले के काले कारनामे का खुलासा करने के लिए लगातार ईडी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रुक करते अगली खबर का। संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा निर्धारित है, तो वहीं राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अन्य विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। संसद की कल की कार्रवाई की बात की जाए तो लोकसभा में विपक्ष में हंगामा और इससे कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की उस किताब का जिक्र किया जो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध जताया। और फिर सदन में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला और इसके परिणाम स्वरूप सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आज लोकसभा में उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बगैर किसी गतिरोध के देखने को मिलेगी। वहीं 18 घंटे की चर्चा के बाद कल
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। तो कल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल नीरज हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, हम और जानकारी के साथ उनसे बात कर लेते हैं। नीरज, सबसे पहले बात कल हुए हंगामे की ही, जिस तरह से कल हंगामा हुआ और विपक्ष की तरफ से जिस तरह का रवैया देखने को मिला, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ प्रतिक्रिया उसके बाद आ रही हैं? क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया कि जो चीजें प्रमाणित नहीं है उनका जिक्र संसद में नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी यहाँ पर घिरते हुए नजर आए, लेकिन पूरी कार्रवाई को बाधित करने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई? देखिए, बिल्कुल ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरीके से जो अपना व्यवहार संसद के अंदर किया हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार उनको टोका गया है। कई बार वो तख्तियां लेकर आते हैं, कई बार वो पोस्टर लेकर आते हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह का कोई भी बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संसदीय परंपरा और कानूनों के नियम कानूनों से उसका उल्लंघन है। लेकिन राहुल गांधी लगता है कि अपनी जो बात है उस पर अड़े हैं और वो जिद लगातार कर रहे हैं कि जो बात वो उठाना चाहते हैं, चाहे वो कोई संसदीय परंपरा रही हो या ना रही हो, उसका पालन नहीं करेंगे और अपनी बात कहेंगे। आप देखें कि जब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कल भी उनको बार बार टोका गया, उसके बाद भी वो अपनी बात लगातार रखते रहे और पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र करते रहे। उसके बाद जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, राहुल गांधी बाहर आते हैं और जो मीडिया है उससे वो बात करते हैं और अपनी बात का समर्थन करते हैं और फिर दोहराते हैं कि उनको कोई रोक नहीं सकता अपनी बात कहने से। लेकिन राहुल गांधी को समझना होगा कि जो संसद है वो नियम कानून और परंपराओं से चलती है, उनकी जिद के अनुसार नहीं चलती है। और जहाँ तक चीन के मसले की बात है, हमने देखा है कि किस तरीके से 1962 में कांग्रेस की सरकार थी, अक्साई चीन के रूप में एक बड़ा हिस्सा 37,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा चीन के पास पहुंचा था जब इनकी सरकार भी थी। 1950 में भी हमको पता है कि किस तरीके से चीन के सैनिक जब लद्दाख जा रहे थे तो 3 साल तक जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो चावल दिए गए। तो उनको समझना होगा। और जहां तक पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र है, रक्षा मंत्री ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जो किताब प्रकाशित नहीं है उसको आप कैसे संसद के अंदर उनकी बातों का जिक्र कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि खुद गृह मंत्री ने भी बार बार जिक्र किया कि उनको ये जानकारी कहाँ से मिली है जब किताब प्रकाशित नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खुद कांग्रेस पार्टी की आप देखें कि वो लगातार इस तरह की नियम और कानूनों का उल्लंघन करते रहे। और जहाँ तक किताब का प्रश्न है, कई बार हम भी देखते हैं, देखा है कि कई बार तथ्यों को लिखते समय कुछ चीज़ें फिक्शन के रूप में भी होती हैं और आर्मी चूँकि उस किताब को देख रही है, उसकी समीक्षा कर रही है और जब तक वो किताब प्रकाशित नहीं होती उनके तथ्यों को संसद के अंदर रखना मुझे लगता है कि परंपरा के खिलाफ है। लेकिन आज देखना होगा कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के दूसरे सदस्य क्या कल जैसा ही रवैया अपनाते हैं या फिर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों ही सदनों में शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होगी। नीरज, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और ऐसे में क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि विपक्ष को विकास से ज्यादा विवाद पर बल देना या उसमें ज्यादा रुचि होती है विपक्ष की? देखिए, पिछले कुछ सत्रों से तो यही लग रहा है कि विपक्ष लगातार हंगामा करना, और हमने ये भी देखा है कि जब सत्र शुरू होता है उससे पहले ही इस तरह का माहौल बनना शुरू हो जाता है कि सरकार के ऊपर कुछ बातों को लेकर प्रहार करना विपक्ष के द्वारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी देखें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है धन्यवाद प्रस्ताव पर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो देश हित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सरकार की नीतियों के मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष अपनी बात रख सकता है, बता सकता है कि विकास का रोड मैप कैसा होना चाहिए, बजट में किन चीज़ों का जो प्रावधान है वो छूट गया है उनको लागू किया जाना चाहिए, सरकार की किन योजनाओं का फ़ायदा लोगों को नहीं मिल रहा है, किन योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है, तो उसमें किस तरीके से बेहतरी की जा सकती है। तो ये विपक्ष इन तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर सकता है। लेकिन आप देखें कि विपक्ष के द्वारा, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा आप देखें कि उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से जिसका कोई जिक्र नहीं है, जिसका कोई लिंक नहीं है, और वो इन तरह के मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं गलत संदेश भी दे रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं, संसद की कार्रवाई चलती है, देश जो पैसा देश का पैसा है, देश के लोगों का पैसा है,
वो अपने जो सांसदों की ओर देखते हैं कि उनके लिए नियम कानून बनेंगे, उनकी सुविधा के लिए हमारे सांसद काम करेंगे। लेकिन इस तरह के मुद्दे उठाकर और हंगामा करके मुझे लगता है कि संसद का समय बर्बाद होता है और लोगों के मुद्दे उनकी अनदेखी होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं जब कुछ देर में संसद का ये सत्र की दोबारा शुरुआत होगी तो क्या कुछ रुख रहता है आज विपक्ष का। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की है। बिल्कुल जया, और इस पहल की अगर बात करें तो इसका साफ तौर पर मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाना और फिर उनका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द ही पूरा कर लिया गया, यानी कि अमली जामा पहना दिया गया। प्रगति की ये पहल आखिर कैसे कमाल कर रही है, इसी पर लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850, विकास को गति। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा मंच के तहत 42 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें सड़क, विद्युत, विमानन और जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में रणनीतिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा और तीर्थ यात्रा अवसंरचना में सुधार हो रहा है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा सहनशीलता को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रगति कैसे मिल रही है उत्तराखंड को गति, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहां कनेक्टिविटी, विद्युत उत्पादन, दूरसंचार विस्तार और तीर्थ यात्रा अवसंरचना से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं स्थित हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के बावजूद इस राज्य का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। यही कारण है कि उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री के प्रगति समीक्षा मंच के अंतर्गत शामिल किया गया। मौजूदा समय में उत्तराखंड में कुल 42 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 15 उच्च मूल्य की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रगति निगरानी के अंतर्गत 42 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 32 परियोजनाएं कार्यान्वयन चरण में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं का हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हवाई सेवाएं हों, बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं और इनकी समीक्षा लगातार प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और इसमें से 10 योजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं। चारधाम सड़क परियोजना से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख कई बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर चुके हैं। जल विद्युत परियोजनाएं जो राज्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी पर तेजी से काम चल रहा है, जिनकी समीक्षा प्रतिदिन भारत सरकार के प्रगति पोर्टल के माध्यम से हो रही है। आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है, जिसमें प्रगति पोर्टल का अहम रोल है। क्षेत्रवार योजनाओं की बात करें तो सड़क एवं राजमार्ग की 4 परियोजनाएं, तेल एवं गैस की 3 परियोजनाएं, विद्युत उत्पादन की 1 परियोजना, विमानन अवसंरचना की 1 परियोजना, शिक्षा की 1 परियोजना है जो पूरी कर ली गई है। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क संपर्क, ऊर्जा उपलब्धता तथा विमानन पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गौरतलब है कि प्रगति तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के लगभग 97% मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रदर्शन केंद्र राज्य समन्वय की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन जटिल बाधाओं के समाधान में जो दुर्गम भूभाग, वन स्वीकृतियों तथा कानून व्यवस्था से संबंधित हैं। समयबद्ध रूप से मुद्दों के समाधान से रणनीतिक कनेक्टिविटी एवं विद्युत परियोजनाओं में निरंतर प्रगति संभव हुई है, जिनमें से कई परियोजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा सहनशीलता तथा तीर्थ यात्रा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद निरंतर निगरानी के माध्यम से परियोजनाओं में स्थिर एवं सतत प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। और आइए अब बात एक दिन उत्सव की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में
राजिम कल्प कुंभ मेले का भव्य शुभारंभ हो चुका है। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह धार्मिक मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। मेले में लाखों श्रद्धालु संगम स्नान और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित राजिम में कल्प कुंभ मेले का शुभारंभ हो चुका है। राजिम कल्प कुंभ का आयोजन धार्मिक उत्साह के साथ आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम है। यह मेला, जो पहले पुण्य मेला के नाम से जाना जाता था, अब कल्प कुंभ के रूप में मनाया जाता है। इसका इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ श्रद्धालु संगम स्नान करने आते हैं, जिसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इस मेले की प्रमुख गतिविधियों में संगम स्नान, कलश यात्रा, सत्संग, लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प बाजार जैसे आयोजन हैं। इसके साथ ही संतों महात्माओं का धार्मिक प्रवचन भी श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र होता है। यह मेला छत्तीसगढ़ की सामाजिक एकता और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। राजिम कल्प कुंभ का आयोजन धार्मिक श्रद्धा और सरकारी प्रयासों का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव देने के साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने का भी काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो छत्तीसगढ़ का ये महा उत्सव, यकीनन ये उत्सव है जो भारत की संस्कृति को, भारत की विविधता को और भी मजबूत करते हैं और एक सुर में हमें पिरोते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हैं। पहली खबर की अगर हम बात करें तो आज हिंदुस्तान अखबार में ज्योतिरादित्य M सिंधिया केंद्रीय मंत्री का एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से विरासत, नीति और तरक्की की त्रयी बन चुका है त्रिपुरा। सशक्त बुनियादी ढांचे के सहारे त्रिपुरा ने अपनी उन विशिष्ट शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया है जो इसे भूमि की आत्मा से जोड़ रही है और इसका सामर्थ्य राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला से जुड़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ पर खबर जुड़ी हुई है, जहां पर जनसत्ता से खबर हमने ली है कि कैसे आज रेलवे बहुत ही कमाल काम कर रही है। उत्तर में बारामूला से उरी और जम्मू से राजौरी तक पहुंचेगी रेल। और खास बात यह है कि पाकिस्तान की सरहद के नजदीक जो दुर्गम इलाके हैं वहां तक भी हमारी पहुंच को और भी आसान बनाएगी भारत की लाइफलाइन यानी कि भारत की रेलवे। इस पूरी परियोजना को तैयारी इसकी हो गई है और जल्द ही शुरू होगी प्रक्रिया। साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव के एक बयान को भी यहाँ पर अखबार ने प्रमुखता से छापा है। बुलेट ट्रेन को लेकर हम सभी में क्यूरियोसिटी है, काफी उत्सुकता है कब इसका प्रचालन शुरू होगा। यहाँ पर उन्होंने एक बात साफ की है कि जो इसका किराया होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बल्कि सामान्य वर्ग को ध्यान में रखकर ये पूरा इसका किराया
होगा और शुरुआती चरण में बुलेट ट्रेन की आवृत्ति 1 से 2 घंटे तक रह सकती है और बाद में इसे घटाकर 10 से 15 मिनट भी रह जाएगी। और वही अगली खबर है एआई से जुड़ी हुई। एआई का किस तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आप इसका सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खबर बता रही है। दरअसल एआई से पानी बचाने की तरकीब खोजी गई और दुनिया से लूटी तारीफ, ये बता रही है गुड न्यूज के माध्यम से ये खबर, जिसे नवभारत टाइम्स अखबार ने लिया है। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, इसका प्रभावी इस्तेमाल किया गया। लखनऊ की शुचि मिश्रा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान हासिल की और अमेरिका के ह्यूस्टन में अपने रिसर्च और कार्य के लिए उन्हें वैश्विक सराहना भी मिल रही है। तो इस खबर को खास तौर पर आप पढ़ें और जानें कि किस तरह से एआई का इस्तेमाल आप अच्छे तौर पर, सकारात्मक तौर पर कर सकते हैं और दुनिया भर में अपनी प्रशंसा भी हासिल कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर दैनिक जागरण से लेंगे। सुर्खियों और ब्रेकिंग न्यूज के दौर में अगर कुछ खबरें आपके दिल को छू लेती हैं तो वैसी यह खबर है, जब कमाई पीछे रह गई और सेवा बन गई जीवन का उद्देश्य। डॉक्टरी आज ऐसा पेशा है जो एक बड़ी कमाई का हिस्सा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, मोटी फीस और उसके बाद भी जान बचने की कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पर हिमाचल में डॉक्टर दीदी के नाम से प्रख्यात हैं डॉक्टर शमा मैत्रेय, जिन्होंने समाज सेवा को अपनी जीवन का ध्येय बनाया है। पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी हैं, कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित की गई हैं और उन्होंने ऐसी राह चुनी है जहां पर वो जो वंचित तबका है, जो गरीब तबका है, उसके भरोसे की एक मिसाल बन चुकी हैं। यहाँ पे तस्वीर भी छपी है कैसे धर्मशाला में एक आयोजित एक चिकित्सा शिविर में वो मरीज से बात कर रही हैं। अपनी ज्ञान को, अपनी डॉक्टरी को वो सिर्फ लोगों की भलाई में और उनकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करती हैं और किसी भी तरह की कोई फीस जो है वो कम से कम फीस रखती हैं। और यहाँ पर कैसे उन्होंने अपने इस पेशे को एक नया एक परिभाषा दी है, ये देखना बेहद ही अहम है। यकीनन ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। और आइए अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें भी जान लेते हैं। यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का दूसरा दौर 4 से 5 फरवरी को अबू धाबी में होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर मध्यस्थता करना एक मुश्किल और बहुआयामी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर तीनों देशों के बीच सहमति बनने के करीब है, लेकिन कई विषयों पर अभी बातचीत जारी है। रूस ने कहा कि वह वार्ता के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका लक्ष्य युद्ध का सम्मानजनक और स्थायी समाधान निकालना है। और दुनिया भर की कुछ और खबरें भी जान लेते हैं हमारे खास सेगमेंट अराउंड द वर्ल्ड के जरिए। रूस ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए मिसाइल और ड्रोन से हमले। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई अपार्टमेंट इमारतों और अन्य भवनों को नुकसान पहुंचा। कीव प्रशासन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन मेडिकल टीमें भेजी गई हैं। वहीं यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव और दक्षिण पूर्वी इलाके में भी हमलों की खबर है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने अमेरिका के शीर्ष राजनयिक लोरा डोगू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को फिर से मजबूत करना और भविष्य के लिए रोडमैप पर बातचीत करना था। अर्जेंटीना के चुबूत प्रांत में भीषण आग ने 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे और उम्मीद है कि हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से राहत मिलेगी। सरकार ने दक्षिणी प्रांतों में आपातकाल घोषित कर मदद भेजने की तैयारी की है। लॉस एरलेसिस राष्ट्रीय उद्यान में आग अब भी फैल रही है, जिसमें 24,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। और आइए अब खेल जगत की खबरें जान लेते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की आज से चीन में शुरुआत होने जा रही है। स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु की गैर मौजूदगी में भारतीय महिला टीम के सामने अपना खिताब बचाने की कड़ी चुनौती होगी। तो भारत ग्रुप वाई में अपनी अभियान की शुरुआत बुधवार को म्यांमार के खिलाफ करेगा, जबकि इसके बाद थाईलैंड से भिड़ेगा।
वहीं भारतीय पुरुष टीम 2016 और 2020 की कांस्य पदक विजेता है। दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली इस टीम में दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और अनुभवी खिलाड़ी एच एस प्रणय भी शामिल हैं। ग्रुप सी में शामिल भारतीय पुरुष टीम बुधवार को सिंगापुर के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। लगातार 3 बार उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स की कोशिश चौथी बार फाइनल में पहुंचने की होगी। वहीं अगर बात करें गुजरात जायंट्स की तो उसने लगातार 3 मैचों की हार के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। विजेता टीम का सामना फाइनल में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। और मौसम के हाल के साथ ही नया सर्रा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ हम आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। बिल्कुल, आपको दिखाते हैं भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति। आप लीजिए इस मनमोहक दृश्य का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके